तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और गणित को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपना एक नया अध्याय चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि मैं डायरेक्टली अध्याय 3 के बारे में शुरुआत कर दूं, चैप्टर 3 के बारे में भी क्या है शुरुआत कर दूं, कुछ टर्म्स, कुछ पद यानी कुछ बेसिक्स के बारे में जरूर बात करना चाहूँगा। कि मैंने अमूमन ये देखा है कि कई विद्यार्थियों के ये तो चलो वो रट लेते हैं कि भाई सर ने ये बताया है तो जब ये दिखेगा तो हम ऐसे इस पे ये अप्लाई कर देंगे, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो ये टर्म्स हैं, जो ये पद हैं, इनका मतलब क्या है, इनका आशय क्या है और वो बनी कैसे हैं, है ना। तो कोशिश ये करूंगा पहले मैं कि आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कहें तो जीरो लेवल से अपन इस चैप्टर के सारी टर्म्स के बारे में, सारे पदों के बारे में, सारे आधारभूत तथ्यों के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से बात करेंगे। तो अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो वो ये बोलेगा कि भी दो चरों वाले रेखीय समीकरणों का युग्म। क्या बोलेगा वो? दो चरों वाले रेखीय समीकरणों का युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर डायरेक्टली शुरुआत यहां से करेंगे तो थोड़ा अन्याय हो जाएगा आपके साथ, और वो अन्याय अपन किसी हालत में होने नहीं देंगे। तो बिल्कुल एक बार जितने भी पदों की इसमें आवश्यकता है, जिस जिस ज्ञान की इसमें ज़रूरत है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मासूम तरीके से जीरो लेवल से अपन क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ताकि हर बात को, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्या अपन आगे बढ़ें, तो फिर हमें क्वेश्चंस करने में कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ मैंने ली आपके सामने, वो एक वर्ड आता है। देखो, ये तो आपको पता लग गया कि चैप्टर के अंदर एक वर्ड तो कम से कम आपको पता होगा, लीनियर, और ना भी पता हो तो वो मैं बताऊंगा, वो मेरा काम है, चिंता मत करना। तो शुरुआत मैंने की एक चीज लेकर, लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन। देखो मैंने बेटा एंड लिखा है, क्या लिखा है मैंने? एंड लिखा है। एंड का मतलब दोनों चीजें अलग हैं। तो आप खुद देख सकते हो किस लेवल से अपन शुरुआत करें, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल। जो जो पद, जो जो टर्म्स मैं इसमें चैप्टर में काम में लूंगा, उन सब का मतलब, उन सब का आशय अपन आराम से धीरे धीरे समझते हुए फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, ऑफ कोर्स मैंने ब्रैकेट में लिखा फॉर वन वेरिएबल, मतलब अभी मैं एक ही वेरिएबल की बात कर रहा हूं। अगर आपके मन में आया सर वो वेरिएबल क्या है, तो मैंने कहा बेटा अपन उसकी बात भी करेंगे, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बेटा वेरिएबल क्या होता है? जो अपना मान बदल सकता हो, चाहे समय के साथ, चाहे परिस्थितियों के साथ। जैसे मान लो अपन एक क्वांटिटी, एक राशि की बात करें, तापमान। इतने आसान और इतने लुभावने एग्जाम्पल लूंगा जो आपके आम जिंदगी में, जो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि आप आराम से समझ पाओ कि गणित की जो सारी चीजें हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती हैं। वो सब चीजें हम अपने दैनिक जो अपने काम करते हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने कहा बेटा तापमान, क्या कहा मैंने? टेम्परेचर। अब आप पहले अपन पूरे विश्व के बारे में बात करें तो क्या जो जिस समय जो तापमान अपने भारत का है, क्या वही तापमान अमेरिका का होगा? क्या वही तापमान रूस का होगा, रशिया का होगा? नहीं, नहीं। सरकमस्टांस से स्थितियां चेंज होने के बाद हमारे जो स्थितियां हैं, या कहें जो प्लेसेस हैं, जो स्थान है, उसके चेंज होने से तापमान में क्या आता है? चेंज हो जाता है ना। जो तापमान अपन कह रहे हैं भाई यूएसए का है, अमेरिका का है, रशिया का है, या वो तापमान अफ्रीका का किसी देश का समान नहीं होगा। क्यों? स्थान बदला, जगह बदली, उसका मान बदल गया, है ना। इवन अपन अब अपने देश में आ जाएं, अगर अपन अपने देश में आ जाएं, तो जिस समय जो तापमान मान लेते हैं नॉर्थ रीजन का होगा, उत्तर अपने क्षेत्र का होगा, क्या वही तापमान दक्षिण का होगा? है ना, नहीं, नहीं ना, अंतर होता है ना। इवन जब आप समाचार देखते हैं टीवी के ऊपर, तो जो वो
जो भी इसमें हमारा संवाददाता होता है या समाचार वाचक जो होता है, जो समाचार बोल रहा होता है, वो एक डायग्राम सा, जिसको बोलते हैं कार्टोग्राम, चलो एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी मैंने। आपने देखा होगा ना, भारत का नक्शा बना होता है और कहीं पे वो बादल बना देते हैं, कहीं पे वो बादलों से क्या पानी निकलता हुआ दिखाई देते हैं, कहीं वो सूरज की बड़ी रोशनी दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राम। क्या बोलते हैं उसको? कार्टोग्राम बोलते हैं उसको। जो मैंने कहा, एक फिगर बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। अब आपने देखा, कंट्री एक ही थी, लेकिन उस कंट्री के रीजन बदल गए, क्षेत्र बदल गए, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, क्षेत्र बदलने के साथ साथ तापमान और मौसम का हाल बदल जाता है ना। कहीं मान लेते हैं धूप खिली हुई है तो तापमान ज़्यादा होगा, कहीं अपने बादल छाए हुए हैं तापमान कम हो जाएगा, बारिश होगी तापमान और कम हो जाएगा, कहीं सर्दी की बहुत अच्छी खासी इसमें तापमान रहता है ना, तो आपका तापमान और कम हो जाएगा। तो तात्पर्य कहने का मतलब क्या है? तात्पर्य यह है कि वो सारी राशियां, वो सारी क्वांटिटी जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ, स्थान के साथ अपने मान चेंज कर सकती हैं, अपनी वैल्यूज बदल सकती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल, चर राशि, है ना। तापमान एक चर राशि हो गया, आपकी ऊंचाई एक चर राशि होगी, उम्र के साथ साथ आपकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। वजन भी क्या होता है? अपना बढ़ता है ना। वजन तो खैर बढ़ने के और भी तरीके होते हैं, खान पान बहुत अच्छा खासा बढ़ जाए तो वजन वैसे ही अपना बढ़ जाता है। खैर, ये बात हो गई। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं अपने वेरिएबल, चर राशि, जो जिनके मान बदल सकते हैं या मान जो परिवर्तित कर सकते हैं। जो स्थिर रहते हैं, जो दो है वो दो ही रहेगा। उसको चाहे आप भारत में यूज करो, चाहे आप अमेरिका में यूज करो, तो दो, तो दो विचार दो ही रहेगा, है ना। वो भले टू बोल लो, रहेगा तो दो ही। दो का मतलब वन एंड टू, दो का मतलब डबल काउंटिंग हो गई। तीन का मतलब काउंटिंग एक दो तीन है, तीन चीजें हो गई, तीन का काउंट, तो वो तीन जो तीन ही रहेगा। तो ये जो ऑप्शन है, दो तीन चार पाँच सात, ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? अपने अचर होते हैं। क्या होते हैं? अपने ये अचर, जो मान नहीं बदलते। तो चलो, ये पता लग गया कि भाई मैं वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में केवल एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक वेरिएबल है तो अपन जनरली एक्स को, मैथमेटिक्स को बड़ा प्यार है ना, एक्स से। तो एक्स है, अपन ले लेंगे एक वेरिएबल के लिए एक्स ले लेंगे। जब बात करूंगा मैं दो वेरिएबल के लिए तो मैं एक्स और वाई ले लूंगा। इस क्लास में तो नहीं, आगे जाके बात करेंगे तीन वेरिएबल के लिए, तीन चरों के लिए, तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं ना, ऐसे अपन ले सकते हैं। अभी जो मैंने बोर्ड पे डाला हेडिंग, वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, लेकिन उससे पहले लिखा मैंने लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक वर्ड आया पॉलिनोमियल, बहुपद। देखो नाम क्या है, बहुपद। बहु मतलब ज्यादा पद, है ना। जैसे मैंने कहा साहब टू, अब ये बहुपद नहीं, एक ही पद है, एकल पद है। तो दो या अधिक पद हों, जैसे मैंने कहा आप टू प्लस एक्स, अब ये बहुपद हो गया। क्या हो गया? ये बहुपद हो गया, है ना। तो बहुपद क्या है? दो या अधिक पद साथ लग गए आपके, तो उसको बोलते हैं अपन बहुपद बोलते हैं, है ना। तो अब तात्पर्य यह है, लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर होता है। कई बार इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कभी कभी कोई लिखा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, कभी कभी लिखा होता है लीनियर इक्वेशन, यानी कभी कभी लिखा होता है रेखीय बहुपद, कभी कभी लिखा होता है रेखीय समीकरण। अंतर है क्या? हाँ बेटा, अंतर है। देखो, जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये चार एग्जांपल लिए हैं और जानबूझ के लिखे हैं कि चाहे प्लस का हो, चाहे बीच में माइनस हो, चाहे एक माइनस एक प्लस हो, चाहे दोनों माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझ के मैं दो दो तीन तीन चार चार एग्जांपल लूंगा ताकि मन में कहीं पर भी कोई एक रह जाए डाउट की भी, चीज़ कैसे बन रही है, वो डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जानबूझ के चार एग्जाम्पल लिए, एक में दोनों प्लस लिए, एक में यहाँ माइनस लिया, एक में पहला माइनस दूसरा प्लस लिया, एक में दोनों माइनस लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चार पॉलिनोमियल है। पी जनरली आप एक सिंबल, एक संकेत लेते हैं पॉलिनोमियल के लिए, इसलिए मैं भी पी ले लिया, इसलिए मैंने भी पी ले लिया। ज़्यादातर जो किताबें हैं, ज़्यादातर जो आपकी बुक्स जो आप रेफर करोगे, वो जनरली पॉलिनोमियल के लिए नाम भी आ रहा है पी, तो पी एक संकेत ले लेती हैं। और एक्स का मतलब किस चर राशि को लेकर आप बना रहे हो पॉलिनोमियल, तो पी एक्स से घबराना मत। पी का मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद। उस बहुपद में किस चर राशि का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो मैंने क्या लिया? एक्स। तो पी एक्स का मतलब क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसमें एक्स को चर माना गया है, एक ऐसा बहुपद जिसको एक्स में चर माना गया, एक ऐसा बहुपद जिसमें एक्स को चर माना गया। बहुपद में ज्यादातर मैंने जानबूझ के अभी एक ही वेरिएबल लिया है। ये चारों क्या है? बहुपद हैं। रेखीय क्यों है? रेखीयता इस बात पर डिपेंड करती है, जो चर राशि है जो अज्ञात है उसकी घात कितनी है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। यहाँ वेरिएबल कौन है बेटा? एक्स है। यहाँ वेरिएबल कौन है बेटा? एक्स है। और एक्स की पावर है, एक्स की घात आपको क्या दिख रही है? आपको एक दिख रही है। क्या दिख रही है? आपकी एक्स की घात आपको एक दिख रही है ही नहीं पावर, तो इसका मतलब एक एक तो होता ही होता है ना, एक तो होता ही होता है। हाँ, ऐसे लिखा होता है टू एक्स का स्क्वायर वर्ग प्लस तीन। अब ये हमारा एकल चर में लीनियर इक्वेशन नहीं होती।
क्या होती, ये होती द्विघात, क्वाड्रेटिक। आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन फिलहाल भी एक एक वेरिएबल और लीनियर की बात करनी है। क्या बात करनी, लीनियर की बात करनी है। तो ये जो मैंने लिखा ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये क्या नहीं है, लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की घात 2 हो गई। ऐसा होता एक्स की क्यूब -4, ये भी क्या है, लीनियर नहीं होता, क्यों, घात कितनी होगी, 3 हो गई। खैर, अभी अपन बात करेंगे केवल लीनियर की। ये पॉलिनोमियल है, ये चारों क्या है, अपने बहुपद हैं। इन्हीं बहुपद को आपके आंखों के सामने बना रहा हूं समीकरण। अब मैंने कहा 2x+3 इजगल टू 0, अरे बस समझ गए, समीकरण, इक्वेशन। इंग्लिश में क्या वर्ड है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो। भाई वाह, क्या समझ में आया, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हो वो क्या है, इक्वेशन है, वो क्या है, समीकरण है। तो वही लीनियर पॉलिनोमियल को जब मैंने इजगल टू 0 कर दिया, तो वो क्या बन गया बच्चा, वो बन गया अपना रेखीय समीकरण बन गया। ये रेखीय पॉलिनोमियल था, इसी रेखीय पॉलिनोमियल को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो भाई क्या बन गया, समीकरण बन गया रेखीय, लीनियर इक्वेशन। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल था, मैंने बेटा -3x+27 को क्या रख दिया, 0 रख दिया, अरे ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल था, -4x -28 इजगल टू 0 रख के मैंने क्या बना दिया, इसको लीनियर इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है रेखीय बहुपद और रेखीय समीकरण यानी लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। बहुपद के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं होता, बस एक व्यंजक होता है। क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक व्यंजक है। एक्स में एक एक्सप्रेशन है, एक्स में एक व्यंजक है, ये भी एक्स में एक व्यंजक है। एक्स ही क्यों लिया, अभी बात कर रहा हूं एक वेरिएबल की। और पावर क्यों नहीं है एक्स की, अभी बात कर रहा हूं लीनियर की। तो हर बात को समझते चलो, हर बात को सोचते चलो, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको जब चैप्टर पे मैं मेन आऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर पे मेन आऊंगा, तब आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये थे लीनियर पॉलिनोमियल, ये सारे थे लीनियर पॉलिनोमियल, और ये बना दी मैंने उनकी लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन में इक्वल टू का साइन, इक्वेशन में ये बराबर का चिन्ह होना अनिवार्य है ना, अनिवार्य है। अब ये तीन चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुई अपनी लीनियर इक्वेशन बना दी थी, अंतर पता लग गया। बहुपद में इक्वल टू साइन नहीं होगा, केवल एक व्यंजक होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, और रेखीय समीकरण में इक्वल टू का साइन होगा, है ना। अब यहाँ पे जरूर नहीं जीरो ही हो, जैसे मान लो सपोज इस चीज को, यहाँ देखो, इस चीज को मैं x इक्वल टू 2/3 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत क्या है भाई, क्या दिक्कत है, x -2/3 जीरो है। तो ये जब इसको राइट साइड में दाईं ओर लेके आऊंगा, तो जो माइनस का 2/3 है क्या बन जाएगा, +2/3 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसको भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, 2x इजगल टू -3। अब ये भी रेखीय समीकरण है, बस इजगल टू का साइन होना चाहिए भाई। इसको 27 को यहाँ रहने दो, 3x यहाँ ले जाओ, ऐसे लिख दूं मैं, 27 इजगल टू 3x। हालांकि कोशिश ये करते हैं कि अपना अज्ञात बाएं पक्ष में रखें, तो और लिख के ले लेता हूँ, 3x इजगल 27। ये कोशिश करते हैं अपन, जो अज्ञात है, x अज्ञात है, इसमें x अननोन है, हम ज़्यादातर अज्ञात को अपने लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। अब ये वाला तो कुछ भी कर लो, अगर इसको रखते हो पॉजिटिव, तो ये वहां जाके बन जाएगा नेगेटिव, एक तो नेगेटिव रहेगा, एक को उधर ले जाओगे, कोई एक तो नेगेटिव रहेगा। तो मैंने 4x को मान लो उधर ले गया, मान लो मैं 4x को वहां ले गया, तो ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण, ये भी समीकरण। समीकरण में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, समीकरण में क्या है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट, मुझे उम्मीद है अब आपका बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैंने कहा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, अब पॉलिनोमियल छोड़ दिया, अब कहाँ गए अपन, अब आपको पता लग चुका है भाई, अब आपको पता लग चुका है रेखीय समीकरण क्या होती है, अब आपको पता लग चुका है रेखीय समीकरण क्या होती है, रेखीय समीकरण क्या होती है पता लग चुका है, रेखीय समीकरण क्या होती है पता लग चुका है। तो अब मैं रेखीय समीकरण की बात कर रहा हूं। तो रेखीय समीकरण का व्यापक रूप, रेखीय समीकरण का जनरल फॉर्म, देखो जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है समझना है। यहाँ पर जनरल फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा फॉर्मेट मैं बना रहा हूं, जो जितनी मैंने लिखी, अभी मैंने आपके सामने 4 एग्जांपल लिए ना, 1 2 3 4, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये तो बहुपद सिखा दिया, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब टोटली अपन इस पे चल रहे हैं, एकल चर पर यानी सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन पर, लीनियर इक्वेशन पे। तो ये चार जो मेरी समीकरण बनी है, इन चारों को क्या एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ प्रारूप में लिख सकते हैं। बस हर
लीनियर इक्वेशन को एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, एक फिक्स्ड प्रारूप में, एक फिक्स्ड स्वरूप में लिख सकते हैं। उस स्वरूप को ही हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एक वेरिएबल की, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं एक वेरिएबल की, और एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मैं जनरली एक्स लेके चलता हूं। तो अभी मेरा वेरिएबल एक्स ही रहेगा, अभी मेरी चल राशि एक्स ही रहेगी। तो आप देख रहे हो चाहे मैंने चार चीज लिखी है तो एक्स 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 हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र हरवत्र हर जगह अपना क्या है? एक्स ही एक्स बैठा हुआ है, क्योंकि एक वेरिएबल है। तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं ये रटवा नहीं रहा हूँ, लिख तो दिया है मैंने, परिभाषा के तौर पे लिख तो दिया है, बट मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। कोशिश ये करूंगा हर चीज सिखा दूं ताकि घोटने की आवश्यकता कम पड़े, समझ में आके दिमाग में बैठ जाए। चीजें समझ में आने के बाद दिमाग में बैठ जाएं, वो अपना प्रयास है, वही अपना काम है, रटवाने का काम नहीं है। लिख तो दिया, परिभाषा ये है, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, हर बात को समझाऊंगा ये बात क्यों लिखी है। तो देखो भाई, मैंने कहा कि कुछ भी हो, चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी चौथी, एक्स 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 तो हर एक में है। तो भैया मैंने लिख दिया एक्स इजगल टू इजगल टू इजगल टू इजगल टू सब में है, तो भैया मैंने लिख दिया इजगल टू। कोई तकलीफ आपने? ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जीरो जीरो जीरो, वो फॉर्मेट कई तरह का होता है, फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। जीरो 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 जीरो, तो मैंने कहा बेटा लो जीरो। आपने हाँ सर ये बात तो सही, ये बात तो सही है, सब में एक्स है, सब में जीरो है, सब में बराबर है। वो कितना आसान, बिल्कुल कहते ना ग्रास रूट से, बिल्कुल एक लोअर लेवल से अपन बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि तमाम क्वेश्चन अपन आराम से कर सकें। तो एक्स दिख गया आपको, इजगल टू दिख गया और जीरो दिख गया, है ना। अब आओ देखो किस तरह काम हो रहा है। आपने देखा ये टू क्या है? एक्स का गुणक है। टू क्या है? एक्स का गुणांक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहली जो समीकरण थी उसमें भी कोई ना कोई एक्स का गुणांक है, कुछ गुणा हो रहा है, कोफिशिएंट। यहां पर अरे भाई एक तो है ना, यहां पर भी कोई ना कोई है। यहां पर कौन है? -3 है। यहां पर कौन है? -4 है। तो सभी समीकरणों में एक्स का कोई ना कोई गुणांक है, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर है कोई। ये भी दो एक नंबर, 1 भी एक नंबर, -3 भी एक नंबर, -4 भी एक नंबर। देखो किस तरह से धीरे धीरे जो बातें मुझे परिभाषा में लिखनी है या बतानी है, उनको इस्तेमाल करता करता उदाहरण में डाल रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा? एक भी एक नंबर है, -3 भी एक नंबर है, -4 भी एक नंबर है, दो भी अपना रियल नंबर है जो अपन ने पढ़ रखे हैं ना, सारी वास्तविक संख्या है ये। तो ये गुणा हो रही है एक्स के साथ। तो मैंने कहा कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, मान लेते हैं ए। पहला पहला लिया है तो ए मान लिया, पहली बार लिया ना अचर राशि, तो ए मान लिया। फिर मैंने कहा कि कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस हो रहा है, तो देखो इस तरह समझना। अब आप इस चीज को, ये लिखा है मैंने x-2/3, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? x प्लस ब्रैकेट में -2/3। तो आपने कहा हाँ सर ये तो दिक्कत नहीं है, प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा। मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो व्यापक रूप बनाया गया उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो हो रहा है मैं वही बना रहा हूं। जो हो रहा है, मैंने चार चार एग्जाम्पल लिए हैं, जो चारों एग्जाम्पल में हो रहा है मैं वही आपको दिखा रहा हूं व्यापक रूप के अंदर, कि x के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने लगा दिया a। और यहाँ पर जो एक नंबर दिख रहा है, चाहे प्लस का 3 है, चाहे -2/3 है, चाहे 27 है, चाहे 28 है, माइनस का है, तो एक नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का b। क्या लिख सकता हूँ? प्लस का b। अब b चाहे पॉजिटिव है, अब जैसे मान लो b क्या है? प्लस का है, तो वो ax प्लस b ही होगा। और b अगर किसका है? माइनस का है, तो ax माइनस b हो जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? हम तो एक व्यापक रूप की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस हो, है तो संख्या, है तो संख्या। इसीलिए हमने इस वाले को ले लिया कि भाई ठीक है, b अगर माइनस का हुआ तो अपना माइनस आ जाएगा। हम क्यों रटें, हम क्यों याद करें? अगर b माइनस का हुआ तो अपना भी माइनस आ जाएगा, चिंता की बात ही नहीं। तो बेसिकली आपको ही पता लग गया, अरे भाई व्यापक रूप सर ने ऐसे बनाया कि हर जो मेरे उदाहरण थे सब में एक्स था, सब में इजगल टू था, सब में जीरो था। सारे एग्जाम्पल्स में एक्स का कोई ना कोई गुणक आ रहा था, तो मैंने मान लिया ए। अब ए चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, चाहे 3/4 हो, चाहे 7/8 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही बी चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हुआ तो अपना माइनस आ जाएगा, चिंता की बात ही नहीं, इजगल टू जीरो। तो ए एक्स प्लस बी इजगल टू जीरो हमारा इसका मानक रूप है, इसका एक व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे ए बी क्या है? अभी आपने, मैंने इतनी बार बोल दिया, जानबूझ के मैंने एग्जांपल लेके बोला ना, मैंने इतनी बार मैंने बोल दिया, चाहे ए हो चाहे बी हो, संख्याएं कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है
है ना। कौन सी संख्या है वो? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें अपन नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें अपन संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। मैं कहूंगा -3, आप तुरंत दिखा दोगे। मैं कहूंगा -3, आप तुरंत लाइन खींचोगे, सर ये 0, ये पॉजिटिव साइड के लिए, नेगेटिव साइड के लिए 1 2 3, +3, -1 -2 -3, ये -3। मैं कहूंगा प्लस का 0.5, तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 0.5, वो जो भी नंबर बोलूंगा आप दिखा दोगे, वो सब कहलाते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं वो बच्चा? वो कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। चाहे धनात्मक है, चाहे धनात्मक है, चाहे ऋणात्मक है, चाहे 0 है, ये सब क्या है? मेरी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स। क्या है मेरी? वो रियल नंबर्स हैं। चलिए साहब, तो हमने सीख लिया वास्तविक संख्या। इसी बात को मैंने लिख दिया कि जहां ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। देखो कई बार ये जो लिखा है ना बिलोंग्स टू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए कॉमा बी। इस सिंबल का मतलब होता है संबंध रखता है ना। क्या बोलते हैं सिंबल को? एप्सिलॉन बोलते हैं। वैसे तो खैर ऐसा छोटा सा सी बना के बीच में लाइन खींच दो, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, संबंध रखता है। ये धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे इसके जो भी संकेत हैं, लेकिन नहीं भी पता हो तो आज पता लग गया, ये अच्छी बात है ना। पता लग गया अपन को कि इस संकेत को क्या बोलते हैं। इस संकेत को पढ़ते क्या है? बिलोंग्स टू, संबंध रखता है। क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू, संबंध रखता है। तो पढ़ेंगे कैसे बेटा? पढ़ेंगे कैसे? ए कॉमा बी, जो इसमें दो नंबर आ रहे हैं, वो नंबर संबंध रखते हैं कहाँ से? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, वास्तविक संख्याओं के कलेक्शन से, वास्तविक संख्याओं के सेट से, यानी रियल नंबर के सेट से, है ना। तो यहां पर पढ़ो क्या? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का कलेक्शन, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। तो कई बार ऐसा भी लिखा कहीं मिल जाए तो घबराना मत। अब तो घबराहट हट जाएगी, अब तो पता लग गया कि हाँ भाई इस संकेत का मतलब क्या है? बिलोंग्स टू, संबंध रखता है। और टोटली तो मैंने लिख ही दिया, चिंता की बात ही नहीं है। फिर लिखा एंड ए 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू, नहीं हो सकता। ए 0 नहीं हो सकता। अब आपने कहा सर अभी तो आप कह रहे हो कि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी आते हैं, रियल नंबर में तो 0 भी आता है। तो 0 से ऐसी नाराजगी क्या है? 0 के लिए मना क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा बच्चा जरा देखो क्यों लिखा है मैंने। बी हो सकता 0, कोई दिक्कत नहीं, बी में दिक्कत नहीं है। ए 0 हो गया तो बेटा फिर अपनी जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो बना ही नहीं। मैं क्या पढ़ रहा हूं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई बात समझ में? मैं पढ़ रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं पढ़ रहा हूं एक चर की रेखीय समीकरण। अगर मेरा ए हो गया 0, जरा रखना बेटा, 0 गुणा एक्स प्लस बी इजगल टू 0। एक कली चर था, 0 इंटू एक्स 0। अरे चर तो खत्म हो गया भाई। इक्वेशन है, चर तो रखो, समीकरण है तो वेरिएबल तो चाहिए। लेकिन अगर इस ए को ही 0 मान दिया, हाँ बी को 0 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा साहब 2x प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। 2x इजगल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, एक्स जो मान आएगा वो आगे बात करेंगे, बट समीकरण तो बन गई, वेरिएबल तो है ना अपने पास। यहाँ तो दिक्कत होगी, वेरिएबल नहीं बचा। इसलिए हमने कहा ए 0 नहीं हो सकता। क्या कहा हमने? ए 0 नहीं हो सकता। तो देखो तमाम चीजें प्रॉपर ढंग से एक एक करके समझा रहा हूं। तो बताओ, अभी मैंने आपके सामने दो बातें की। पहली बात क्या की कि आपको पता होना चाहिए कि भाई रेखीय बहुपद और रेखीय समीकरण में क्या अंतर होता है। रेखीय बहुपद तो व्यंजक है, उसमें इजगल टू साइन नहीं होता, लेकिन इक्वेशन है तो उसमें इजगल टू साइन होगा। हाँ दोनों ही रेखीय हैं तो दोनों की शक्ल मिलती है, 2x+3, 2x+0, x-2/3, x-2/3 0, है ना। इस तरह से शक्ल मिलती है। फिर हमने देखा कि इसका व्यापक रूप क्या है, तो अब याद रहेगा, याद तो रहेगा, समझा भी दिया कैसे बना। ए एक्स प्लस बी इजगल टू 0, जहाँ ए और बी दोनों रियल नंबर है, कोई से रियल में हो सकते हैं, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। क्योंकि ए 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो 0 समथिंग ही पूरा गायब हो जाएगा, तो समीकरण बची नहीं। एक वेरिएबल, अपने तो क्या बोल रहे हैं, समीकरण है एक वेरिएबल में रेखी है, तो कहाँ है वो? अगर वो ए को 0 मान लिया तो भाग जाएगा, वो तो बचेगी नहीं। इसलिए लिखा ए 0 नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद मैंने लिखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वन वेरिएबल। अभी अपन वन वेरिएबल बात कर रहे हैं, चैप्टर टू वेरिएबल के पेयर का है। चैप्टर किसका है? दो वेरिएबल के पेयर का, युग्म का। लेकिन डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा और ये क्लियर नहीं होंगे तो आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने कहा एक बार शुरुआत में इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं विद एग्जांपल्स, है ना। अच्छे से क्लियर कर देते हैं एक बार, फिर अपन अपने मेन चैप्टर पे आएंगे। तो एक बार क्या बेस क्लियर हो जाता है ना, जिन चीज़ों की आवश्यकता है अगर वो क्लियर हो जाए बढ़िया रहता है। जैसे घर बना रहे हो, अब नींव ही कमजोर है, घर बना रहे हो नींव कमजोर है तो घर कैसे बनेगा, टिकेगा कैसे? ऐसे ही जब मैं घर के रूप में आपको पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन अभी पता ही नहीं है कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू की से पढ़ रहे हैं, वन में क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है ना, पॉलिनोमियल क्या होता है, यही नहीं पता तो फिर आगे जाकर दिक्कत आती है। इसलिए अपन नींव को मजबूत कर रहे हैं। अब मैंने कहा सॉल्यूशन क्या होता है। भाई आपने समीकरण सीख लिया, आपने क्या सीख लिया, समीकरण सीख लिया, समीकरण तो सीख लिया, उसको शो कैसे करते हैं वो सीख लिया आपने। हल कैसे निकालते हैं? देखो हल से मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है। अभी अपन वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी अपन एकल चर की रेखीय समीकरण की बात कर रहे हैं। एकल चर के रेखीय समीकरण से का हल से मतलब मेरा ये है भैया, हल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि x का, क्यों मैं x ले रहा हूँ, है ना, या कोई भी चर हो तो उसका भी ले सकते हैं, मैंने x लिया तो x के बारे में बात करूंगा। चर राशि का वो मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो, बस सिंपल सी बात है। जो भी आपने चर लिया है, मैंने तो यहाँ पे एक्स लिया है, आप एकल चर आप वाई लें जेड लें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जनरली एक्स लेते हैं तो अपन एक्स लेके चल रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। मतलब जो चर आपने लिया है, चर का वह मान जो दी गई रेखीय समीकरण को संतुष्ट करता है, उस रेखीय समीकरण का हल कहलाता है। चर का वो मान, चर तो यहाँ पे x ही है, मतलब x का वो मान, चर तो यहाँ पे x ही है ना, मतलब x का वो मान जो उस समीकरण को, उस रेखीय समीकरण को संतुष्ट करता है, वही हमारी उस रेखीय समीकरण का हल कहलाता है। आपने कैसा संतुष्ट करता है? अरे मैंने कहा बेटा मैंने थ्योरी ऐसे ढंग से पढ़ाई है कि हर बात जो मैं बोलूंगा आपके समझ में आएगी। मैंने पढ़ा दिया कि मेरी लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन तो होगा ही होगा, है ना, ये तो होगा ही होगा। तो जब लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा तो एक तो कौन होगा उसके लेफ्ट साइड में और एक कौन होगा उसके राइट साइड में। आहा, आया बात समझ में भाई, मजा आ गया, आ गई बात समझ में। हाँ सर आ गई बात समझ में कि जब आप समीकरण बोल रहे हो तो इक्वल टू तो होगा ही होगा, और इक्वल टू होगा तो एक पक्ष तो कहाँ होगा उसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड, एक पक्ष कहाँ होगा उसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड। तो अगर x का कोई ऐसा मान है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर रहा हो, बस वही कहलाता है हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा सॉल्यूशन। तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब इक्वल टू का बायां पक्ष इक्वल टू का दायां पक्ष x रखने पर बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब एक तो अपन समझते हैं इस सॉल्यूशन को दिमाग लगा के। आप बताओ, ये उदाहरण लिए मैंने दो, इनको हल कर दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने कहा x की जगह क्या रखूं कि यहाँ जीरो आ जाए, क्योंकि बायां पक्ष जो भी है वो दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। ये तो कहा संतुष्ट का मतलब क्या है, जो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएं। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर x की जगह ऐसा कौन सा मान रख सकता हूँ और कितने मान रख सकता हूँ। हर बात को धीरे धीरे डाल रहा हूँ। x का कौन सा मान रखूं जीरो आ जाए, आपने ऐसा टू है लाना, जीरो है तो इसका नेगेटिव डालना पड़ेगा, टू है तो आप यहाँ क्या रख दो, -2 रख दो। तो -2 जीरो हो गए, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, हो गया बल्ले बल्ले, संतुष्ट हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। क्या और कोई मान हो सकता है? समझने का प्रयास करना, क्योंकि आगे जाके ये अपना अभी टॉपिक बनेगा। क्या और कोई मान हो सकता है? सोचो, जब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सोचो, क्या और कोई एक्स का मान रख सकते हो जिससे कि दोबारा से क्या है LHS और RHS बराबर आ जाए, -2 के अलावा? -3, -4, -5, 1, 2, 0, नहीं, आप यहाँ पर कोई भी मान नहीं रख पाओगे -2 के अलावा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके बनेगा टॉपिक ये। अभी मैंने क्या बोला कि x की जगह ऐसा कौन सा मान रखूं कि जीरो आ जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए। राइट साइड क्योंकि जीरो है तो लेफ्ट भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, बाएं पक्ष भी जीरो आ जाए। तो आपने सर -2 रख दो, जो भी वैल्यू है उसको हटाना है, उसका नेगेटिव रख दो।
अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव रख दो। यही तो करते आए हो आप, तो वैसे ही काम अपन ने सीखा। ठीक है, तो आपने साथ साथ दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ हल करना पड़ेगा। और तरीका क्या है? अननोन को, जो मैं बोलता भी आ रहा हूँ, अननोन और अज्ञात, यहाँ पे कौन है? एक्स है। एक्स को रखो बाएं पक्ष में और दूसरे को उधर ले जाओ। जब दो को उधर ले गया, जब दो को उधर ले गया, टू को उधर ले गया, तो प्लस था, वहां जा क्या बन गया? -2। ये इसका हल है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका हल है। आप चेक कर लो, जहां पर एक्स है वहां -2 रख के देखो, क्या एल एच एस आर से बराबर आ रहा है? तो एट एक्स इक्वल टू -2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच आ रहा है। चाहो तो चेक कर लो। जैसे ही आपने एक्स रखा -2, तो -2 और 2 0, राइट साइड 0 है, सेटिस्फाई हो गया, हो गया, हो गया। दूसरे को देखो, क्या तरीका सिखाया मैंने? जो अज्ञात है, जो अननोन, उसको बाईं ओर रखो और बाकी नंबर सिस्टम को दाईं ओर ले जाओ। तो 2x में अज्ञात है, 2x को यहाँ रखा, है ना? 2x को कहाँ रखा? यहाँ रखा। -7 को उधर ले गया तो 7 आ गया। हमें तो अकेला x चाहिए, हमें तो अकेला x चाहिए, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो भाई साहब x का मान कितना आया? 7/2। बस बस खत्म हो गया। 7/2 ही क्या है? हमारा सॉल्यूशन है। यही हमारा क्या है? इसका हल है। चेक करें, आप चेक कर लो। एट x इजल टू 7/2, जैसे आप x क्या रखोगे? 7/2, 100% आपको एल एच एस इजल टू आर एच एस मिलेगा। चाहो तो करके देख लो। जैसे ही आपने x की जगह 7/2 रखा, ये रहा आपका x। देखो यहाँ करता हूँ, 2x-7 0 था। आपने हल करने का तरीका क्या अपनाया? वेरिएबल को रखा लेफ्ट साइड में, नंबर भेज दिए राइट साइड में। वेरिएबल चाहिए अकेला, ये दो गुणांक जो है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो क्या बन गया? 7/2। तो क्या यहाँ पर 7/2 रखने पर एल एच एस आर से बराबर आने के रखे? देखो 2 × 7/2 -7, 2 से 2 कट गया, 7 - 7, अरे आ गया 0 यही तो कह रहा था बार बार मैं कि वो मान एक्स का जिस पे रखने पर इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, वो हल कहलाता है। तो अब आपको देखो हर शब्द का मतलब समझ में आ रहा है। रेखीय समीकरण क्या होती है? पता लग गया। रेखीय बहुपद क्या होती है? पता लग गया। रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? पता लग गया। रेखीय समीकरण का हल क्या होता है? पता लग गया। कितने हल आ सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले, बहुत थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन टॉपिक के रूप में अब बोल देता हूँ। एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन टॉपिक के रूप में बोलता हूँ। तो मैंने कहा, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बाकायदा क्वेश्चन मार्क डाल के, क्वेश्चन मार्क डाल, ताकि आपको कुछ और नहीं सोचना पड़े। हर वो बात जो जरूरी है आपके लिए, हर वो बात जो आपको जाननी चाहिए चैप्टर के पहले, वो सब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी के साथ, एक्सप्लेन के साथ सिखा रहा हूँ। तो भैया, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब मेरी रेखीय समीकरण एक चर राशि की होती है तो कितने हल आ सकते हैं? तो मैंने नीचे लिखा, भाई एक ही आ सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, जब मैं इसको करवा रहा था, कि x इजगल टू -2 रखने पर, जब x की जगह क्या रखा आपने? -2, तो आपने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड इजगल टू राइट हैंड साइड आ रही है। क्या x के किसी और मान से ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। -2 के अलावा आप यहाँ पे x या कुछ भी रख दो, -2 के अलावा 1 करोड़, 1 लाख, 5 लाख, माइनस का 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी रख दो, ये उन सब की ओर देखेगा भी नहीं, झांकेगा भी नहीं। इसको तो क्या चाहिए मेरा? भाई साहब मुझे तो मेरा माइनस दे दो, मुझे तो मेरा क्या दे दो? -2 दे दो। मैं दोनों साइड से क्या हो जाऊंगा? बराबर हो जाऊंगा। इसलिए हमने कहा, रेखीय समीकरण इन वन वेरिएबल, हर बात का गौर करना हेडिंग से। एक चर राशि का जो रेखीय समीकरण है, उसका केवल और केवल एक ही हल होता है, और कोई हल होगा ही नहीं। तो हमने बाकायदा लिखा इस बात को, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये एक ही पॉइंट है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ध्यान रखना, मैंने वन वेरिएबल की बात की है, मैंने अभी वन वेरिएबल की बात की है, मैंने अभी वन वेरिएबल की बात की है, मैंने अभी एकल चर की बात की है। तो एकल चर की रेखीय समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होगा, बस। क्यों? हल वो होता है जहां पे समीकरण संतुष्ट हो रही हो। हल वो होता है उस x का मान जहां पे इक्वेशन, जहां पे समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो वो केवल एक ही मान आएगा, केवल और केवल एक ही मान आएगा। इसलिए क्या लिखा मैंने? ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, केवल एक ही हल विद्यमान होगा। आओ एक बार उदाहरण ले लेते हैं।
जैसे मैंने कहा, हर चीज़ का उदाहरण ले रहा हूँ ताकि सब चीज़ें बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से क्लियर होती चलें। 7x प्लस 63 क्या ये एकल चर है? हाँ एकल चर है। क्या ये समीकरण है? हाँ समीकरण है। हर बात दिख रही है। एक वेरिएबल है, एकल चर, इजगल टू है, समीकरण है। एकल चर की रेखीय समीकरण क्यों है? एक्स की घात 1 है। रेखीय समीकरण क्यों है? एक्स की पावर 1 है। अब मैंने कहा सॉल्व करने का तरीका सिखाया था। सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड में रखो 7x, और नंबर को भगा दो। 63 प्लस का यहाँ था, यहाँ बन गया कितना? -63। पर आपको तो और अकेला एक्स चाहिए, तो 7 जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, तो एक्स कितना हुआ? -63/7। 7 नाम 63 पहाड़ा। टेबल याद आ गई। 7 को किससे गुणा करेंगे तो आ जाए 63। 7 9 जा 63, 7 नाम 63। अरे 9 बार गया तो x का मान आ गया -9। यही मेरा क्या है? सॉल्यूशन है। यही मेरा x = 9 इज अ सॉल्यूशन। यही हल है। अब मैंने कहा था इसका एक ही हल होता है। अब आप बताओ, इस x के मान की जगह कुछ भी रख रख दोगे जो इच्छा हो इसके अलावा, तो कभी आपको LHS और RHS बराबर होंगे? अच्छा आपके मन में ऐसा इस पे हो रहा है क्या? अरे देख लो ना, 7x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 7 की जगह 7, और यहाँ पे कितना? -63/7 प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 7 7 कटा, -63 प्लस 63, आपको पता लग गया 0 0 आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो रख दोगे कभी 0 नहीं आएगा। इसलिए कहा था केवल और केवल एक ही हल होता है, केवल और केवल एक ही हल होता है। आओ इसको भी करके खत्म करें। क्या तरीका सिखाया? वेरिएबल यही रहने दो, माइनस का 5x, नंबर वहां ले जाओ, -125। दोनों माइनस शहीद हो गए, दोनों तरफ माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गए? शहीद हो गए। तो अब अपने पास आ जाओ, क्या बचा अपने पास? 5x इज इक्वल टू 125, बट मुझे केवल x चाहिए, 5 नीचे ले जाओ, तो x आ गया 125/5। तो x का मान आ गया 5 दूनी 10, 5 5 25, x का मान आ गया 25। और यही हमारा क्या है? इसका सॉल्यूशन है। यही हमारा इसका क्या है? हल है। और इसके अलावा और कुछ भी रख दोगे कभी LHS और RHS बराबर नहीं होंगे। 25 के अलावा x का मान जो भी रख दोगे आप, तो कभी ये संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हमने कहा एकल चर की रेखीय समीकरण का, सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का केवल और केवल एक ही हल होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आहा, देखा, धीरे 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 हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम अब ऊपर जा रहे हैं। अभी हमने देखो शुरुआत कहाँ से की थी? बिल्कुल बेसिक से, कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल में इस गलटू लगाया 0, तो क्या मिली? लीनियर इक्वेशन मिली एक वेरिएबल में। उसके बारे में सब जानकारी कर ली, सॉल्व कैसे करते हैं, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन कितने आएंगे? भाई एक ही आएगा। अब हम हल्का सा आगे जंप लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा है, दिख रहा है इंग्लिश में आपको? लीनियर इक्वेशन, समीकरण, समीकरणे नहीं, समीकरण मतलब एक ही समीकरण है लेकिन वेरिएबल 2 है। एक ही समीकरण है, वेरिएबल 2 है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण मेरी एक ही है लेकिन वेरिएबल मेरे क्या है? 2 है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल है, जानबूझ के लेता हूँ ताकि आपको प्लस माइनस से कंफ्यूजन नहीं हो, कहाँ लिखते हैं क्या लिखते हैं उस तरीके से भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और जो मैं इसका व्यापक रूप लूंगा उसको समझाने में मदद करेगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना बच्चे? तो समझ में आ गया होगा आपको? जब मैं इसको लिया था तो मेरा मीनिंग क्या था? जब मैंने 4 एग्जाम्पल लिए थे, समझ में आ गया आपको क्या क्यों लिए थे मैंने 4 एग्जाम्पल? कि इसी से मैं क्या बना दूंगा? व्यापक हल को बनाना सिखा दूंगा, रटना बस। ऐसे ही आपने देखा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए हैं, किसके? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, और इसी की हेल्प से मैं इसका व्यापक हल बनाना सिखा दूंगा, रटना मत, सीख लेना। तो आपने पाया x प्लस वाई इजगल टू 7। भाई 2 वेरिएबल हैं, हर बात को समझ लो। क्या बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बात कर रहे हैं? रेखीय समीकरण। x की घात 1, y की घात 1। भाई साहब, x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, लीनियर इक्वेशन है। इजगल टू भी है, इसलिए समीकरण। इजगल टू नहीं होता, समीकरण नहीं होती।
फिर होता पॉलिनोमियल, फिर होता बहुपद, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इजगल टू है, आहा समीकरण है, इजगल टू है, समीकरण है। तो x प्लस वाई इजगल टू 7 लीनियर है, एक्स वाई की घात 1 है, समीकरण है, क्योंकि भाई साहब अपने पास इजगल टू है और दो वेरिएबल है, इसलिए क्या है, टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। दिख गया, यहाँ पर ही वही है, एक्स की घात 1 वाई की घात 1, दो वेरिएबल है, इजगल टू है, सब बातें सही हैं, सब बातें सही हैं। -3x प्लस 4y 36, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की घात 1 है, वाई की घात 1 है, दो चर हैं, इजगल टू है, बात पूरी हो गई। यहाँ पर भी -5x प्लस 2y इजगल टू 0, सब बैठ रहा है। अब आप देख रहे हो, कहीं मैं 7 यहाँ लिख रहा हूँ, कहीं लिख रहा हूँ 12, कहीं मैं लिख दिया 0, कहीं मैं इस नंबर को उधर ले गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को काम दोनों से चलेगा। तो ये सब क्या है, मेरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो ये पता लग गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती हैं। आओ रटे नहीं समझें। अगर कोई कहे कि इसका जनरल फॉर्म बताओ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, मानक रूप बताओ, व्यापक रूप बताओ, तो मैंने कहा यार ये बात साफ दिख रही है, देखो वैसे सिखाऊंगा बिल्कुल तरीके से, ये बात स्पष्ट दिख रही है कि दो चर हैं, दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, तो एक्स भी होगा वाई भी होगा, बात खत्म। दो चर हैं, ऐसा होंगे, इजगल टू, हाँ जी होगा, इजगल टू तो होगा। अब चाहे यहाँ पर जीरो हो चाहे नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जीरो नंबर हो, डजेंट मैटर। हमने कहा यार एक्स के साथ कोई ना कोई नंबर गुणा हो रहा है, जो नहीं है तो वो एक तो है ही ना, अगर नहीं है तो वो एक तो है ही, वो तो एक तो है ही ना, अपने पास नंबर तो एक दिख ही रहा है आपको, है ना। तो हम देख रहे हैं कोई ना कोई नंबर गुणा हो रहा है एक साथ, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे -3 गुणा हो रहा है, यहाँ -5 गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, इसका मतलब कोई एक नंबर गुणा हो रहा है ए के साथ। बात समझ में आ गई। और वो नंबर कुछ भी सकता है, धनात्मक ऋणात्मक, मतलब रियल नंबर है, मतलब क्या है, रियल नंबर है, आहा हा भाई वाह, एक साथ मजा आ गया। यहाँ पर भी y के साथ 1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, मतलब y के साथ भी कोई नंबर गुणा हो रहा है, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, तो ये लो प्लस का b। आपके साथ प्लस b, अरे b खुद नंबर होगा ना, b अगर क्या हुआ मेरा पॉजिटिव हुआ तो प्लस वाला आ जाएगा, b अगर मेरा नेगेटिव हुआ तो माइनस वाला आ जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ा, है ना। क्या b जीरो सकता है, थोड़ी देर बाद, एक थोड़ा सब्र करो अभी बताता हूँ। इजगल टू, अब चाहो तो c को यहाँ लिख दो, या चाहो c को ऐसे लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, जो इच्छा हो। इसमें से आप देखो, इस वाले में मैंने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, तीसरी वाली में ये फॉर्मेट यूज़ किया कि सारे टर्म्स कहाँ, लेफ्ट में राइट में 0, ये दो तरीके होते हैं, इसमें से कोई सा इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरीका बोलता है कि जहाँ चर राशियाँ हैं वो लेफ्ट में, और जहाँ चर राशियाँ है ही नहीं वो कहाँ, राइट में। यहाँ पर एक्स वाई चर राशियाँ वेरिएबल हैं वो लेफ्ट में, और जहाँ वेरिएबल नहीं है उनको कहाँ, राइट में। एक तरीका ये बोलता है, कुछ बुक्स ये बोलती हैं कि भी सबको कहाँ रख दो, लेफ्ट में, चाहे चर हो या ना हो, सबको कहाँ रखो, लेफ्ट में, राइट में रखो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात दोनों सही है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सर हाँ ठीक है, आपने भाई जैसे इसकी बात करें अपन, तो यहाँ पे अपन ने दो ही लिए थे, तो दो ही टर्म थी, एक तो एक्स वाली है और एक अचर वाली, बट यहाँ पे एक टर्म एक्स वाली है, एक टर्म क्या है वाई वाली है, और एक टर्म क्या है अपने अचर वाली, तो तीन चीज आ गई, ए बी और सी। अब ए बी सी क्या होंगे, मैंने कहा था ये रियल नंबर होंगे, जैसे वहाँ पे ए और बी क्या थे, वास्तविक संख्या से बिलोंग करते थे, वास्तविक संख्याओं से संबंध रखते थे, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो ये तो लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा मैं कि ए बी सी ऐसे लिख दूँ, बिलोंग्स टू, सिंबल लिख दूँ, बाद में लिख दूंगा पर थ्योरी में। तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, अपना रियल नंबर, आर बड़ा R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ पे मुझे बात लिखनी पड़ेगी कि ए और बी एक साथ जीरो नहीं सकते, एक आध जीरो हो चलेगा, एक साथ का मतलब एट अ टाइम। अब समझना इस बात को, अब समझना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जब थ्योरी पढ़ते हो ना या जब बुक्स देखते हो, तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करना सीख लेते हो, देखते नहीं हो कि कोई चीज़ लिखी हुई तो क्यों लिखी हुई है। और फिर क्या होता है, अगर उन पर आधारित कोई चीज़ डाल दी गई, उन बेसिक चीज़ों पर आधारित कोई चीज़ डाल दी गई क्वेश्चन के अंदर, और वो आपको समझ में नहीं आई, तो आप कहते हो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्वेश्चन बाहर से आ गया। नहीं, क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, आपने उन बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया था। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि पहले सारे बेसिक बताऊंगा, पहले सारी जो चीज़ें मूलभूत चीज़ें आपको चाहिए इस चैप्टर के लिए बताऊंगा, उसके बाद पहुंचेंगे। उसको करने में टाइम नहीं लगेगा, जितने आपके कॉन्सेप्ट दिमाग बैठ जाएंगे, अरे उनको करने में तो टाइम लगेगा ही नहीं आपको। तो एक साथ ये शून्य नहीं हो सकते, कोई एक शून्य हुआ तो कम से कम समीकरण तो रहेगी।
अगर ये दोनों शून्य हो गए ना, ए और बी, समीकरण ही नहीं रहेगी भाई साहब। समीकरण मतलब क्या है? चर राशि होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल होना चाहिए। आओ समझो। मान लो साहब मैंने कहा कि साहब 2x, ये ले लेता हूँ ये वाला 2x, या चलो छोड़ो ये ले लेते हैं। मैंने कहा ax प्लस बी वाई इजगल टू सी है। मैंने कहा ax प्लस बी वाई इजगल टू सी है। अगर मैं a को रख दूं 0, चलेगा क्या? हाँ चलेगा। जैसे a को 0 रख दिया, गुणा x प्लस बी वाई इजगल टू, ये समीकरण है। ये समीकरण है, समीकरण तो रही कम से कम, रेखीय भी है, समीकरण भी है। हाँ वेरिएबल एक खत्म हो गया, लेकिन समीकरण तो रही कम से कम। इसने इतना अन्याय तो नहीं किया, समीकरण तो रही। 0 × x 0 प्लस वाई इजगल टू सी, ये एकल चर में आ गई, लेकिन समीकरण तो है। और किसी भी एकल चर की समीकरण को मैं दो चरों के समीकरण में लिख सकता हूं। जैसे मान लो आपने कहा सर 2y इजगल टू 3 हो, तो क्या मैं इसको दो चरों के रूप में लिख सकता हूं? मैंने कहा अभी सिखाया है बेटा। आप इसको कैसे लिख लो? 0 × x, क्या लिख लो इसको? 0 × x। वोट 0 × x 0, लेकिन समीकरण का प्रारूप में लिया है मैं किसी भी एकल समीकरण को, ये बातें होती हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, ये वो बातें होती हैं जो आप ध्यान देते नहीं हो बुक्स के अंदर, और आपके टीचर्स भी हो सकता है इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हो। और ये चीज़ें अगर क्वेश्चंस में कहीं इस्तेमाल हो रही हो, तो फिर आपसे वो क्वेश्चन होता नहीं है, वो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, या ये तो बहुत टफ आ गया। टफ नहीं आया, उसने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया क्वेश्चन में, और अपन को पता नहीं थी, तो आप मात खा गए। अब नहीं खाएंगे। तो देखो, किसी भी एकल चर की समीकरण को मैं दो चरों में शो कर सकता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं वो 0 लगा दूंगा। तो कोई एक 0 हो चलेगा। आपने कहा सर जैसे मान लो मैं b को 0 रखूं, तो लो ax प्लस b को आपने रखा 0 इंटू वाई इजगल टू सी, चलेगा। अगर ये 0 हो भी गया तो भी एकल चर में क्या है? अभी समीकरण तो है, समीकरण तो है। लेकिन a और b दोनों 0 हो गए तो अरे बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने a को भी क्या रखा? 0, प्लस आपने b को भी क्या रखा? आपने b को भी क्या रखा? 0। अरे अब तो वेरिएबल ही खत्म हो गए, इक्वेशन ही खत्म हो गई। अब क्या है कि समीकरण, अब तो अचर रह गया ओनली। समीकरण रहना जरूरी है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं? समीकरण। हम पढ़ क्या रहे हैं? इक्वेशन। तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इस बात को अपन अब क्या करते हैं? इस बात को अपन अब आगे बढ़ते हैं लेकर। तो व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या पता लगा बताओ? व्यापक रूप क्या पता लगा? आपने देखा x हर जगह है, आपने देखा y हर जगह है, या इजगल टू अपन ने कोई, या वो छोड़ो, चलो इजगल टू हर जगह है, इजगल टू हर जगह है, ये देखा था ना अपन ने। दो चरों की इक्वेशन में अपन ने देखा x भी होगा, y भी होगा, और इजगल टू भी होगा। x का कोई गुणांक भी होगा, y का कोई गुणांक भी होगा, और एक अचर राशि चाहे इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखी जाए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू 0, है ना। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई खास इसमें दिक्कत अपन को नहीं है। लेकिन शर्त यह है, वेयर, जहां a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये इनका संबंध किससे होना चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ए बी सी क्या हो? वास्तविक संख्याएं हो। एंड, तथा, एंड, वहां पर भी था, एंड ए कॉमा बी कैन नॉट बी 0 एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब एक साथ शून्य, कोई एक शून्य चलेगा, ए शून्य हो तो बी नहीं होना चाहिए, बी शून्य हो तो ए नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों जीरो हो तो इक्वेशन रहेगी नहीं। तो इसलिए लिखते हैं ए बी कैन नॉट बी 0 एट अ टाइम। तो ए बी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। इस बात को अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं, तो ए कॉमा बी कैन नॉट बी 0 एट सेम टाइम। एक समय पे दोनों एक साथ 0
नहीं हो सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे उम्मीद है अब आपसे को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब रिवाइज करें। हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है। देखो कितना बेसिक से बात अपने शुरू की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए बहुपद क्या होता है, समझ गए। देखिए बहुपद समीकरण कैसे बनाई, इजगलू लगा दिया, क्या लगा दिया, इजगलू लगा दिया, बन गई समीकरण। रेखीय समीकरण जो एक वेरिएबल की होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स का वो मान जो संतुष्ट करता हो। कितने होंगे, एक ही होगा, दिखा दिया एक ही होगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का मान एक ही होगा भाई साहब। फिर हमने थोड़ा बढ़ाया, हमने दो वेरिएबल लिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो बोल लो, या ए एक्स प्लस बी वाई इजगल सी। दो तरीके के प्रारूप हैं, दो तरीके के इसमें अपना लिखने का तरीका है, या तो कोई भी लिख सकते हैं। उसके अंदर हमने कहा था ए कैन नॉट बी जीरो, किसमें, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कहा था ए शून्य नहीं हो सकता। क्यों, अगर ए शून्य हो गया समीकरण रहेगी नहीं, वेरिएबल रहेगा नहीं ना, वेरिएबल हट जाएगा, फिर से इकाई की समीकरण। ऐसे यहाँ पर अकेला कोई ए और बी में से जो शून्य हो चलेगा, लेकिन दोनों जीरो हो गए समीकरण भाग जाएगी, वेरिएबल रहेगा नहीं। तो काय की पढ़ रहे हैं अपन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, पढ़ ही नहीं रहे अपन। तो ये चीज अपन को इसमें पता लग गई। अब इसके हल क्या होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या पहले देख लें हल क्या होते हैं, है ना। पहले देख लें हल क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं इक्वेशंस नहीं बोल रहा, समझना, इक्वेशन मतलब एक ही समीकरण है। सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों की रेखीय समीकरण का हल। भाई हल क्या होगा, बेटा हल कुछ नहीं, एक्स और वाई के वो मान जो दी गए समीकरण संतुष्ट करें। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक एक्स की होगी एक वाई की, है ना, ऐसे मन में आ रहा है, हाँ ठीक है, पेयर बनेगा। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दी गई दो चरों वाली रेखीय समीकरण को संतुष्ट करने वाले एक्स व वाई के मान समीकरण का हल होते हैं, समीकरण का हल होते हैं। कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो भाई आओ देखें कैसे करेगा, कितने होंगे और कैसे होंगे। देखो दो चरों की रेखीय समीकरण के कितने हल होंगे, पहले लिखता हूं उसका आंसर फिर समझाऊंगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अपरिमित अनेक हल उपस्थित होते हैं। आपने कहा सर ये क्या हुआ, जो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में थी उसका केवल एक हल था, जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में आई उसके अनेक हल। हाँ हाँ बेटा हाँ, घबराओ मत। अब मैंने कहा था ना ये बात आपको पता नहीं थी, क्यों पढ़ते ही नहीं थे आप, इन चीजों को समझते नहीं थे। बस मेथड करा दो, मेथड करा दो, तो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे, कभी लग रहा है कि मैथ्स आ रही है कभी लग रहा है मैथ्स नहीं आ रही। ये रीजन होता है, जब हमें लगता है ना, कभी लगता है कि हाँ मैथ्स हो रही, फिर रहता है अरे यार इतना पढ़ते मैथ्स तो होती नहीं है, क्योंकि हमने जिन चीज़ों पे गौर करना चाहिए था उन्हें हमने छोड़ दिया,
उनको हमने लीव कर दिया, उनको हमने कहा ये तो बेकार है, छोड़ो। नहीं, बेकार नहीं है, वो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को फीड करेंगी बातें। अब देखो आप, ये आपको पता है, एक वेरिएबल की जो अपनी रेखीय समीकरण होती है उसका एक ही हल होता है, लेकिन दो वेरिएबल की जो रेखीय समीकरण उसके अनेक हल होते हैं। आओ इसका मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया था, ये ऐसा यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों की रेखीय समीकरण का हल। ये पता लग गया एक्स वाई के वो मान जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है साहब, अति उत्तम। अब आपने देखा, क्यों ना मैं पुराने जो एग्जाम्पल थे उनको लूँ। एक एग्जाम्पल लो, मैंने कहा x+y7, चलो वहीं ले लेते हैं, x+y7, x+y=7। एग्जाम्पल, उदाहरण, एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो वेरिएबल के x+y7। अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा हल क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्स और वाई के वो मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करें। तो यहाँ पे एक्स और वाई के ऐसे मान जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सब हल होंगे, वो सभी क्या है, हल हैं। बेटा आओ जानकारी करें, अगर मैं x को रख दूं 1 और y को रख दूं 6, तो बोलो संतुष्ट हो रहा है क्या? आपने कहा सर हाँ, x को रखो 1, y को रखो 6, तो 7 आ गया, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हुआ। आओ थोड़ी देर में मेरी बात पता लग जाएगी। सपोज मैंने x को रखा 2 और y को रखा 5, कोई तकलीफ? भाई मान है, अगर x को रखा 2, y को रखा 5, अरे ये तो 7 फिर से आ गया। हाँ जी, ये भी संतुष्ट हुआ, यानी ये भी सेटिस्फाई कर गया। ये भी, अरे बेटा भी तो रुको, मैंने रखा x को 3 और y को 4, अलग मान आ रहा है ना, कहाँ 1 6, कहाँ 2 5, कहाँ 3 4, कहाँ 4 3, जो इच्छा हो रखते जाना। ऐसे ही x को क्या रखूंगा मैं, 5, और y को क्या रखूंगा मैं, 2, ये सब संतुष्ट होंगे। और भी डॉट डॉट डॉट, और भी पॉइंट में लिए नहीं मैंने अभी, रियल नंबर में तो पॉइंट भी होते हैं, अरे होते नहीं होते। यहाँ रखूं 0.5, यहाँ रखूं 6.5, तो आ गई मेरी बात समझ में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अरे अंत ही नहीं आएगा। ये तो मैंने 1 2 3 5 रखे हैं, अभी पॉइंट वाले बाकी हैं। यहाँ रखूं 0.1, यहाँ रखूं 6.99, यहाँ रखूं 0.2, यहाँ रखूं 6.98, यहाँ रखूं 1.1, यहाँ रखूं 1.1, यहाँ रखूं 5.9, आहा हो गया 7। तो एंडलेस, अनेक, अनंत हल इसमें क्या होंगे मौजूद। इसलिए हमने कहा यहां पर देखो 3 4, 3+4=7, यानी कि 7=7। यहां पर क्या है, 4+3 भी 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका 7=7। यहाँ पर आपका 5+2=7, तो ये भी क्या हो गया 7=7। तो इतने तरीके, ये भी संतुष्ट हुआ सेटिस्फाइड हुआ, ये भी संतुष्ट हुआ सेटिस्फाइड हुआ, यानी कि ये तो डॉट लगा रहा हूं, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आगे भी, आगे भी चलता रहेगा। तो ये एंडलेस प्रोसेस है। इसलिए तो मैंने कहा था जितना थ्योरी को स्ट्रांगली फर्मली पढ़ लोगे,
मैथ्स को पढ़ने में आपको उतना ही मजा आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एकल जो समीकरण है, एकल चर की जो रेखीय समीकरण है उसका एक ही हल होता है। दो चरों की जो रेखीय समीकरण, समीकरणे नहीं, समीकरण मतलब एक ही समीकरण, एक ही लिए मैंने, उसके अनेक हल होते हैं, उसके अनंत हल मौजूद होते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं एक्स वाई के जो संतुष्ट कर देंगे उसको। अब हमने एक नई बात की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही हमारे चैप्टर का नाम है। आगे बात समझ में क्यों मैं बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ आया कि चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ और चीजें पढ़ लो। पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर लीनियर इक्वेशन विन वन वेरिएबल क्या होती है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन होते कितने हैं। फिर हमने कहा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, एक ही समीकरण थी लेकिन दो चर थे, होती क्या है, उसका हल का मतलब क्या होता है, उसके कितने हल होते हैं, भाई अनंत हल होते हैं। अब आया पेयर, पेयर मतलब दो, कहते हैं ना जुराबों की पेयर, बोलते हैं ना मोजों की जोड़ी। अरे जूतियों की जोड़ी भी क्या होती है, थोड़ा एक जूता पहन के चलना शुरू कर दोगे, जोड़ी में आएगा जूता। मोजे भी जोड़ी में आएंगे। ग्लव्स पहनते हैं ठंडी में, अरे ठंडी में ग्लव्स पहनते हैं तो एक हाथ में पहन लिया, एक में ठंड, तो ठंड में सुकुड़ते रहोगे। दोनों में पहनते हैं ना अपन, पेयर जोड़ी। जब दो चीजें होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पेयर बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं। तो अब क्या आया भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो है जो अभी तक पढ़ रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है जो अभी पढ़ रहा था, लेकिन साथ में क्या वर्ड आ गया, पेयर, दो चरों की रेखीय समीकरण तो पढ़ रहा हूं, साथ में क्या आ गया, युग्म, मतलब एक साथ दो होंगी, एक साथ। इंग्लिश में वर्ड होता है साइमल्टेनस, इंग्लिश में वर्ड होता है क्या, साइमल्टेनस, एक साथ। तो पेयर लिखा हुआ है चाहे साइमल्टेनस लिखा हुआ है, पेयर लिखा हुआ है चाहे साइमल्टेनस लिखा हुआ है, मत घबराना, एक साथ, एक साथ दो इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस टू इक्वेशंस होंगी, फुल लिखते हैं, जल्दबाजी क्या है अपन को, साइमल्टेनियस टू इक्वेशंस, एक साथ दो समीकरण, ये है युग्म का मतलब, ये है युग्म का मतलब, एक साथ दो समीकरण। ये दिखा, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे x प्लस दो वाई इजकल टू तीन, सात एक्स प्लस वाई। अब आपको इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, अब आपको इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, हाँ। तो ये अपना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जांपल। इस तरह से होगा, एक साथ दो समीकरण होंगी, ये पहली समीकरण दूसरी समीकरण, ये पहली समीकरण दूसरी समीकरण, दोनों समीकरणों में दो चर हैं, दोनों समीकरणों में दो चर हैं, पहली समीकरण में भी दो चर हैं, दूसरी समीकरण में भी दो चर हैं, है ना, और एक साथ इनको हल करना है। तो आपने ऐसा हल करना, बताओ ना हल का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल मतलब क्या था भाई, वो था कि कौन सा एक्स का मान है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या था, हल का मतलब, ऐसे एक्स वाई के कौन से मान हैं जो समीकरण संतुष्ट करें, बहुत सारे होते हैं, वो लिख दिया अपन ने, बहुल हल है। यहाँ क्या मतलब है, यहाँ समीकरण आपके पास दो हैं तो दोनों साथ लेके चलना है, इसलिए सिखाया मैंने ये वर्ड साइमल्टेनस, एक साथ। ये नहीं कि ये तो कर रही है ये नहीं कर रही, आहा ये नहीं चलेगा, हमने तो क्या बोला, साइमल्टेनस, एक साथ। तो जब हल निकालेंगे तो ऐसा होना चाहिए एक्स वाई के मान, हल का पता मीनिंग क्या होगा, हालांकि जो लिखना है तो लिख ही दूंगा, लेकिन पहले खुद समझ जाओ, पेयर बोला है, युग्म बोला है, साइमल्टेनियस बोला है, तो एक्स वाई के वो मान जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करते हो, इसको भी संतुष्ट करते हो पहली समीकरण को, और इसको भी संतुष्ट करते हैं दूसरी समीकरण को। तो एक्स वाई के वो मान जो दोनों समीकरणों को, पूरे पेयर को, पूरे युग्म को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। क्यों ना मैं इसको यहाँ पे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं फिर निकालते हैं समीकरण। तो पहले जनरल फॉर्म लिख देते हैं। अब जो जनरल फॉर्म के दो तरीके हैं वो तो आपको पहले ही पता है, एक तो क्या लिखा था, मैंने लिखा था ना वो, ए एक्स प्लस बी वाई इजगल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजगल टू जीरो, है तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बस पेयर एक साथ दो होंगी, बस पेयर है तो एक साथ दो होंगी, है तो वही, अरे मामला तो वही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बस ये एक साथ होंगी, दो होंगी, ठीक है, होने दो दो। तो जब व्यापक हल की बात करूंगा, जब व्यापक हल की बात करूंगा तो पहले मैं लिखता हूं इस बारे में बात, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजगल टू जीरो, और एक ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजगल टू जीरो। ये मैंने पता किसको इस्तेमाल किया है, बता देता हूँ,
ये मैंने इसको इस्तेमाल किया है, इसको, ये वाली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो। अभी तो एक ही थी, अब दो हैं। तो पहली क्वेश्चन में तो ए वन बी वन सी वन, बस यही है। वन का मतलब पहली समीकरण की, वन का मतलब वो जो मान आएंगे एबीसी के वो पहली समीकरण में, एबीसी के ही मान, मतलब जो अचर राशियां हैं 2 3 5 7 जो प्लस माइनस होंगी वो किसकी पहली समीकरण की हो, तो 1 1 1। यही काम सेकंड समीकरण में होगा तो एक्स वाई तो बदलेंगे नहीं, एक्स वाई तो वही रहेंगे, ये ए बी सी बदल जाएंगे। जैसे मान लो एक तो लिखूँ 2x प्लस 3y माइनस 7 0, एक लिखूँ माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 11 इजगल टू 0। तो x तो x ही रहा, y तो y ही रहा, इजगल टू रहा। बदल क्या रहा है आपका, ए बी सी के मान। तो पहली समीकरण में क्या लिख देंगे, ए वन बी वन सी वन, और दूसरी में क्या लिख देंगे, ए टू बी टू सी टू। तो व्यापक, व्यापक को लिखना समझो, घोटो मत, व्यापक को लिखना समझो। मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को, व्यापक को लिखना समझो, घोटने से काम नहीं चलेगा। तो ये मैं रहेगा पेयर, ये क्या रहेगा मेरा पेयर रहेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो। ये मेरी पहली समीकरण है जिसमें ए वन पहली समीकरण का एक्स का गुणांक, बी वन पहली समीकरण का वाई का गुणांक, सी वन पहली समीकरण का अचर राशि, ए टू दूसरी समीकरण में एक्स का गुणांक, बी टू दूसरी समीकरण में वाई का गुणांक, सी टू दूसरी समीकरण में क्या अचर पद। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इजगल टू सी वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इजगल टू सी टू। ये सेकंड फॉर्मेट है जहाँ पे अपन ये फॉलो करते हैं कि जो अपने चर राशियां हैं, जो अपने वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट साइड में, और जो अचर राशियां जो अकेले कॉन्स्टेंट्स हैं वो राइट साइड में। तो दो तरह के फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं इन इक्वेशन के लिए, कोई सा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कहते हैं सारे पद लेफ्ट साइड में, ऑल टर्म्स इन लेफ्ट साइड, राइट में जीरो। और ये कहता है कि वेरिएबल्स लेफ्ट में, और जो कांस्टेंट हैं, जो स्थिर अपने नंबर हैं, जो अपने पास ओनली कांस्टेंट जहाँ वेरिएबल नहीं है, वो कहाँ, राइट साइड में। अब वेयर, वेयर का मतलब ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तो वही चलेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। जैसे सब में एंड आया है, यहां पर भी एंड आएगा, एंड ए वन कॉमा बी वन कैन नॉट बी जीरो एट अ टाइम। सिमिलरली ए टू कॉमा बी टू कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो एट अ टाइम। हिंदी में ए वन कॉमा बी वन एक साथ शून्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार ए टू कॉमा बी टू एक साथ शून्य नहीं हो सकते। अब आपने कहा सर ये चीज थोड़ा एक बार और बता दो, बताता हूँ बेटा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। यहाँ हमने क्या कहा था, ये हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी, बस अकेली थी, वहां पर दो हैं, कोई बात नहीं। हमने ये कहा था कि ए और बी एक साथ शून्य नहीं हो सकते, क्यों, ए और बी दोनों शून्य एक साथ हो गए तो देखो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, वेरिएबल ही गायब हो गया। और वेरिएबल गायब हो गया तो समीकरण काय की, जब वेरिएबल ही गायब हो गया, चर राशि गायब होगी, समीकरण काय की। तो आपने कहा सर यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल है भाई, है तो अपनी दो वेरिएबल इक्वेशन, इक्वेशन तो आज भी दो वेरिएबल की है। तो एक साथ अगर ए वन बी वन ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एक साथ मान लो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो पहली समीकरण तो हट गई। मैं तो बोल रहा हूँ पेयर, आई बात समझ में, मैं तो बोल रहा हूँ भाई पेयर, युग्म दो होने चाहिए। अगर ए वन बी वन एक साथ जीरो हो गया तो
फर्स्ट इक्वेशन तो गायब हो गई, इक्वेशन रही नहीं, केवल एक ही होगी और मैं तो पढ़ रहा हूँ पेयर, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कहा भी एक साथ, हाँ अकेला A1 जीरो चलेगा, अकेला B1 जीरो दौड़ेगा, लेकिन दोनों एक साथ जीरो हुए समीकरण ही गायब हो जाएगी, वेरिएबल ही नहीं रहेगा समीकरण में, तो काहे की समीकरण, तो मैं तो पढ़ रहा हूँ पेयर, पेयर है, मुझे दो समीकरण चाहिए, युग्म में मुझे क्या चाहिए, दो समीकरण चाहिए, टू इक्वेशन चाहिए। इसलिए बोला एक साथ ना तो A1 B1 शून्य हो सकते हैं, और ये भी इसी पेयर में है, इसी युग्म में ये भी है, तो A2 B2 भी एक साथ शून्य नहीं हो सकते। तो ये बात बोली गई कि इनको एक साथ शून्य होना अलाउ नहीं है। चारों तो खैर होंगे ही नहीं, चारों जीरो हो गए तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं ये भी पूरी जीरो, यही पूरी जीरो, कुछ बना ही नहीं, मामला नहीं बना, है ना। अकेले अकेले, अकेला A1 जीरो हो, अकेला A2 जीरो हो, अकेला B2 जीरो हो, अकेला B1 जीरो, दौड़ेगा चलेगा, अकेला C1 जीरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साथ A1 B1 और एक साथ A2 B2 शून्य नहीं होने चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम हमेशा लिखते हैं परिभाषा, देखो जब हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात की तो हल का परिभाषा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दी, एक्स का वो मान जो इक्वेशन को संतुष्ट करे, इक्वेशन सेटिस्फाई करे। जब हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात की, जब हमने दो चरों के रेखीय समीकरण की बात की, तो हमने क्या बोला, एक्स वाई के ऐसे मान जो हमारी दी गई समीकरण को संतुष्ट करें, बट यहाँ तो पेयर है, तो एक्स वाई के ऐसे मान, एक्स वाई के ऐसे मान जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करे, क्या ये बात लिखी हुई है, हाँ, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ, ये बोथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बोथ मतलब जो दो पेयर में दो होंगे ना, पेयर में दो समीकरण होंगी, दोनों क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब निकाय, निकाय मतलब दो का जोड़ी को निकाय बोल रहे हैं, जो दो की जोड़ी है ना, वो कहते हैं ना दो गन्ने की जोड़ी है ना, जैसे दो की जोड़ी होती है, दो बैलों की जोड़ी, तो निकाय, सिस्टम, सिस्टम बोल सकते हैं उसको अपन। तो घबराना मत सिस्टम के नाम से, सिस्टम के नाम से घबराना मत, जो पेयर ऑफ दो इक्वेशन है ना, जो दो समीकरणों का युग्म है, उसी को अपन सिस्टम, उसी को अपन निकाय बोल रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं है इसके अंदर, घबराना मत, हिम्मत से काम लेना। तो x एवं y के वे मान, x एवं y के वे मान जो दिए गए निकाय के दोनों रेखीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो दिए गए निकाय के दोनों रेखीय समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, निकाय के हल कहलाते हैं। मतलब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं, जैसे मान लो मुझे नहीं पता x का मान क्या आ रहा है, मान लो मुझे x का मान आया गाय और y का मान आया मान लो भैंस, मुझे पता नहीं, ऐसे मान रहा हूं मैं, तो ये x का मान गाय यहाँ रखने पर, भैंस रखने पर ये भी क्या हो, संतुष्ट हो, और x की जगह गाय और y की जगह भैंस रखने पर ये भी क्या हो, संतुष्ट हो, तो कहेंगे क्या, ये मीनिंग है इसका कि एक्स वाई के वो मान, एक्स और वाई के वो मान जो एक साथ इन दोनों को क्या करें, ये नहीं कि साहब पहली तो हो रही है दूसरी नहीं हो रही, अरे फिर काय का पेयर है, फिर काय का सिस्टम है, अगर पहली तो हो जाए दूसरी नहीं हो फिर काय का हल है वो, सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं अपन, सिस्टम मतलब निकाय, निकाय मतलब पेयर, पेयर मतलब युग्म, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। तो ये इसका मीनिंग था कि जो भी आपको दे रखा है, एक्स और वाई के जो मान आप निकाल रहे हो, वो एक साथ दोनों को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए, अगर दोनों संतुष्ट कर रहे हैं तो ही अपन बोलेंगे, अगर दोनों को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो ही अपन बोलेंगे कि क्या हो रहा है, वो अपना इसका हल है। तो एक्स वाई के वे मान जो दिए गए निकाय के दोनों रेखीय समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, निकाय के हल कहलाते हैं। अब मैंने कहा भाई हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर पेयर ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके कितने हल होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो पेयर ऑफ सोल्यूशन होते हैं उससे कोई फिक्स चीज नहीं है, अभी थोड़ी देर जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी बता रहा हूं। उसके तीन केस हो सकते हैं। केस वन, उसका क्या हो, एक ही हल विद्यमान हो, मतलब एक्स का भी एक मान वाई का भी मान, एक ही हल विद्यमान हो, विद्यमान हो, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। केस टू, वही मैनी वाला,
अपरिमित रूप से, अनेक हल, विद्यमान हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कोई हल नहीं हो। ऐसा भी होगा कि कोई हल नहीं होगा, कैसे वो अपन चैप्टर में देखेंगे। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई हल विद्यमान ना हो। तो तीन तरीके होते हैं अपने पेयर, और इन्हीं के जो मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व, यही अपना चैप्टर है। तो अब आपको पता लग गया कि मैं चैप्टर के मेन में क्या पढ़ने वाला हूं। देखो, इस प्रस्तावना का फायदा क्या हुआ, इस इंट्रोडक्शन का फायदा क्या हुआ कि सारे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सब चीज समझ में आ गई। ये रेखीय क्या मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हल का मतलब क्या है, पेयर का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ का मतलब क्या है, युग्म का मतलब क्या है, तमाम बातें समझ में आ गई। अनेक हल का मतलब क्या है वो समझ में आ गया, है ना। कितनी बड़ी बात है, अनेक हल का मतलब वो समझ में आ गया। एक ही हल, केवल एक ही हल क्या है ये समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही हल था। लीनियर इक्वेशन केवल एक ही, इन टू वेरिएबल अनेक हल थे। और ये पेयर के अंदर देखो, एक हल भी आ सकता है, अनेक हल भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है हल ही नहीं आए, दोनों ऐसी हो रही हो कि कुछ कॉमन चीज इसमें सॉल्यूशन आए ही नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये कैसे होंगे वही तो अपन चैप्टर में देखेंगे। कैसे होगा ये सब, वो सब कैसे अपन निकालेंगे, वही अपने इस चैप्टर नंबर 3 की पूरी जान है, वही अपने इसके अभ्यास माला है, वो इसकी अपनी क्या है, एक्सरसाइज है, किस तरह से अपन वहां पे पहुंचेंगे। फिर मैंने एक इसमें क्वेश्चन लिया है इस बात को सिखाने के लिए। अभी कैसे निकालेंगे तो बात ही खत्म हो गई, वो तो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे बट चैप्टर तक पहुंचे उससे पहले क्वेश्चन लिया मैंने, चेक वेदर x इजल टू 2 y इजल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ परिभाषा काम आई भाई, सॉल्यूशन वो होता है, एक बार हिंदी में देख लो, इस बात की जांच करें कि x इजल टू 2 और y इजल टू 1 निम्न रेखीय समीकरण निकाय का हल है। निकाय मतलब दो इक्वेशन, हाँ है। निकाय का मतलब दो इक्वेशन, हाँ 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 है। निकाय का मतलब दो इक्वेशन, अपने पास दो इक्वेशन है। तो हल किसको बोलते हैं, हल उसको बोलते हैं जो एक साथ दोनों को संतुष्ट करे। हल केवल और केवल उसको बोलते हैं जो एक साथ क्या करे, दोनों को क्या करे, मेरा ये पूरा सेटिस्फाई करे। तो आप इसमें चेक करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इसके हल के अंदर, कि क्या x इजल टू 2 और y इजल टू 1 दोनों को हल सॉल्व कर रहा है, क्या दोनों को संतुष्ट कर रहा है क्या। ये तो मैंने सिखाया था कि परिभाषाएं ऐसे काम आती हैं। क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन था कि बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या। भाई सॉल्यूशन तब होगा जब ये मान दोनों को संतुष्ट कर देगा। तो मैं ये जो x इजल टू 2 y इजल टू 1 है, दोनों में रख के देखूंगा। पहले 2x प्लस 7y इजल टू 11 में पुट x इजल टू 2 एंड y इजल टू 1 रख देते हैं। दो x की जगह 2 प्लस 7 y की जगह 1, क्या 11 आ रहा है, 2 दूनी 4, 7 एकम 7। अरे ये तो भाई 11 इजगल टू 11 आ गया और LHS इजगल टू RHS आ गया, यानी इसने सेटिस्फाई कर दिया, इसने तो सेटिस्फाई कर दिया। अब अपन चले अगले की ओर। अगली थी x माइनस 3y इजगल टू 5, पुट x इजगल टू 2 y इजगल टू 1। तो बताओ LHS क्या आ रहा है, LHS है x माइनस 3y। रखो x की जगह 2, माइनस 3 y की जगह 1, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इजगल टू -1। RHS पे आओ, RHS तो कितना है बेटा, 5 है। अरे LHS आ रहा है -1, RHS आ रहा है 5। तो एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में क्या है, संतुष्ट नहीं हो रहे, तो x is equal to 2 and y is equal to 1 do not satisfy the equation। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों को करना चाहिए था, एक को तो कर रहा है एक को नहीं कर रहा। और ये मैंने कहा था, परिभाषा क्या बोलती, दोनों को करना चाहिए, ये नहीं एक को कर रहा हो, कहा था ना मैंने ये बात।
हर वो बात थ्योरी में बताऊंगा समझाऊंगा जो अपने काम आएगी। तो भले ही एक को कर रहा था, लेकिन दोनों को करना चाहिए भाई, दोनों को करना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। एल एच एस आर एच एस बढ़िया रहेगा। एल एच एस लिया अपन ने 2x + 7y, तो 2 × 2 + 7 × 1, 4 + 7 = 11 आ गया। आर एच एस है 11। आर एच एस 11 है, तो एज एल एच एस = आर एच एस, x = 2, y = 1, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट यहाँ पर आर एच एस कितना था आपके पास? 5। तो एज एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, क्यों? दूसरी इक्वेशन के अंदर जो एल एच एस था वो तो आ रहा है -1, और आर एच एस कितना है? 5 है। तो भाई साहब x = 2, y = 1, डू नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या उसको मैं बोल दूं सोल्यूशन? अजी बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि सोल्यूशन कौन सा होता है? जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सो अतः दोनों को तो नहीं कर रहा ये, दोनों को नहीं कर रहा, अतः x = 2, y = 1 डू नॉट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस। क्योंकि x = 2, y = 1 दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये हल नहीं है, इसलिए ये निकाय का हल नहीं है। Hence x, hence it is not a solution of system। एक साथ नहीं कर रहा, एक को कर रहा है, कर ले एक को, लेकिन दोनों को करना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? वो हमारे निकाय का, हमारे सिस्टम का क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इसके अंदर अपन को पूरी बात ध्यान में रखनी है। अब हम इसके बाद अपना आगे के जो चैप्टर नंबर 3 का जो बेसिक चीजें हैं उसका ऊपर अपन ध्यान देंगे।